फ्रेंड्स, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे आगे बात करूँगा कोपिंग स्ट्रेटजीज़ और स्किल्स के बारे में कि हमें कौन सी हेल्दी कोपिंग स्किल्स अडॉप्ट करनी चाहिए, या जो हम अडॉप्ट कर चुके हैं या हम करते हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और किन अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स को स्ट्रेटजीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए जो हमारे लिए और भी घातक सिद्ध हो रही हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को, डिप्रेशन, एंगर, ओसीडी, एंग्जाइटी को बढ़ावा दे रही हैं, साथ ही साथ हमारे लिए और नई एडिड प्रॉब्लम्स लेकर आ रही हैं, और ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जिससे उस बारे में मैं बात करूंगा आगे आपसे। पिछली वीडियो में मैंने दो टाइप की कोपिंग स्किल्स स्ट्रेटजीज के बारे में बात किया, एक थी प्रॉब्लम फोकस्ड और एक थी इमोशन फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आती हैं, मतलब जिससे कि हम सिचुएशन को बदल सकें, और दूसरी होती है इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटजीज जिसमें हम अपने पे फोकस करते हैं, मतलब जब सिचुएशन नहीं बदल सकते तो खुद की इमोशंस को कैसे शांत किया जाए, इस पर हमारा ध्यान होता है। तो ये दो टाइप की स्ट्रेटजीज के बारे में बात की। इसमें हम आगे हेल्दी और अनहेल्दी टाइप्स जो होते हैं उन पर बात करेंगे, जो कि लोग ज़्यादा रोज़मर्रा की लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, जिनको कि अवॉइड किया जाए, जिनसे बचा जाए, क्योंकि इनके इम्पैक्ट से हम अपने को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं या कर रहे होते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने का है, मतलब जो लोग आम तौर पे यूज़ कर लेते हैं, वो होता है अल्कोहल का सेवन करना, या फिर जब हम ड्रग्स लेने लगते हैं, वीड, हशीश वगैरह ये सब जब लेते हैं, कोकेन, मैरिजुआना ये सब लेते हैं, इनको अवॉइड किया जाए। क्यों हम लेते क्यों हैं इन सब्सटेंसेस को? सब्सटेंस यूज कहा जाता है इसको, या जब बहुत ज़्यादा लें तो सब्सटेंस एब्यूज, सब्सटेंस डिपेंडेंस हो जाती है हमारी, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें थ्रिल दे सकता है, हमें एक्साइटमेंट दे सकता है, हमें मैच्योर फील करा सकता है, हमारे को शॉर्टकट दे सकता है, जल्दी हमें हाई अच्छे प्लेजरेबल मूड में ले जा सकता है, जिस वजह से हम इनको लेते हैं। मतलब शॉर्टकट, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कैसे हो सकता है? होता नहीं है, इनफेक्टिव प्रूव होता है। बहुत थोड़े से लोग हैं जिनके लिए मॉडरेट क्वांटिटी में या माइल्ड क्वांटिटी में ड्रग या अल्कोहल लॉन्ग टर्म तक हेल्पफुल होता है, बट कभी ना कभी वो लाइफ में ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जहां पर उनका अल्कोहल या ड्रग का जो इनटेक है वो उनके लिए ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग तक प्रूव हो जाता है, स्पेशली जब हेल्थ भी खराब होने लगे, फिजिकल और मेंटल दोनों। तो अल्कोहल और ड्रग्स का जब हम यूज़ करते हैं जल्दी क्विक फिक्स लेने के लिए, तब ये एक अनहेल्दी स्टाइल समझा जाता है, क्योंकि ऐसा ही दिखाई देता है ज़्यादातर लोगों की लाइफ में। तो ये कोई मोरल प्रिंसिपल नहीं है कि शराब पीना बुरी बात है, ड्रग्स लेना बुरी बात है, ऐसा नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि जब आप बहुत शॉर्टकट इस्तेमाल करके अपनी एंग्जाइटी या स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, तो ये एक आदत, ये जो साइकिल है, ये आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। जैसे खासकर की हेल्थ प्रॉब्लम्स तो है ही है, फिजिकल वाली। मेंटल हेल्थ में क्या होता है? डिप्रेशन बढ़ा सकती है, एंग्जाइटी बढ़ा सकती है, आपका एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल सोशल इश्यूज आ रहे हैं, आप घर वालों से कटने लगते हैं, अलग हो जाते हैं, काम धंधे पर आपका ध्यान नहीं जाता, आपके अंदर बहुत फाइनेंशियल इश्यूज आने लगते हैं, पैसा बहुत बर्बाद हो जाता है, या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से आप अपने रोज़मर्रा के काम में अपनी कंसंट्रेशन, अटेंशन नहीं बना पाते, आप ध्यान नहीं लगा पाते। बहुत सारे इश्यूज दूसरे भी बन जाते हैं इन अनहेल्दी स्ट्रेटजीज से। हम इनको कोप करने के लिए यूज़ करते हैं, ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो एडिक्टेड हैं, बट वो एडिक्शन भी तब होता है जब वो इसको कहीं ना कहीं लाइफ में कभी ना कभी कोपिंग के लिए यूज कर रहे थे या कर रहे होते हैं। या तो वो आदत की तरह ले रहे हैं, अच्छा लगता है इसलिए ले रहे हैं, उसके प्लेजरेबल इफेक्ट्स के लिए, या फिर कई बार हम स्ट्रेस से डील करने के लिए इनको पीते हैं। यहां पर उस पर बात हो रही है। तो ये एक अनहेल्दी तरीका हुआ। दूसरा होता है एक बहुत ज्यादा कॉमन, जो एक अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजी है, ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लेना और कभी कभी कम खाना। तो इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। मोबाइल हाथ में होता है, जोमेटो स्विगी ऐप ऊपर होती है, क्लिक किया, ऑर्डर किया, आ गया। जब सैड हो रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, जब बहुत गुस्सा आया है, मन बहुत स्ट्रेस्ड अप हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लग रहा, मम्मी से पापा से लड़ाई हो गई, घर में हस्बैंड वाइफ से लड़ाई हो गई, खाना मंगाओ, खा लो, रिलैक्स कर लो, माइंड पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का हमें तरीका यूज़ करते हैं। नुकसान क्या हो रहा है? सबसे पहला, वजन बढ़ रहा है। दूसरा, एक अनहेल्दी तरीका है, मतलब जितना ज़्यादा खाओगे उतना फिजिकली भी और ज़्यादा अपने को लेथार्जिक, सुस्त बनाते जाओगे, और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल्स में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो ज़्यादा खाने से आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, और ये जो एसोसिएशन बन रहा है कि जब स्ट्रेस आया खाया, जब स्ट्रेस आया खाया, इससे जो स्ट्रेस को डील करने के लिए जो एक्चुअल प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटेजी चाहिए वो आप लर्न नहीं कर पा रहे, उनको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक नुकसान है इससे। और अनहेल्दी स्ट्रेटेजीज में सभी में ये देखने में आता है
कि हम एक ऐसा आउटलेट ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा एस्केप ढूंढ रहे हैं जिसमें कि हम जो एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, इमोशन फोकस्ड या प्रॉब्लम फोकस्ड, उस पर ध्यान ना देके हम अनहेल्दी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग कम खाते हैं, जब स्ट्रेस होगा तो खाना बंद कर देंगे या अवॉइड करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे खुद को खाने पीने की चीज़ों से, या ऐसी जगहों पर जब घर के बाकी लोग जा रहे हैं, फ्रेंड्स जा रहे हैं, वहाँ जाना बंद कर देंगे। क्यों? या कभी कभी ओकेजनली नहीं जाएंगे, बिल्कुल आदतन नहीं, बट कभी कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ ना जाके उनको लगता है अब हम ज़्यादा अपने कंट्रोल में हैं। जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, तो हम अपने ऊपर कंट्रोल को और ज़्यादा बनाने के लिए, और ज़्यादा अपने को स्टेबल फील करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने को आइसोलेट, विड्रॉ कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से, जिसमें खाना पीना भी आता है। तो उसमें वेट लॉस भी हो सकता है और हम और ज़्यादा वीक फील कर सकते हैं, जिसमें कि हमें अक्सर सोने की प्रॉब्लम आती है, हम सोते ज़्यादा हैं तब। तो तीसरा क्या होगा अनहेल्दी स्टाइल? स्लीपिंग टू मच, बहुत ज़्यादा सोना। या तो बहुत ज़्यादा खाएंगे तब ज़्यादा नींद आएगी, या बिल्कुल नहीं खाएंगे या बहुत कम खाएंगे, उसमें भी हमें नींद ज़्यादा आती है। या किसी भी वजह से जब हमारे को मान लो स्ट्रेस होता है, तो उस केस में अगर हमें लगता है कि अब हम डील नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा दिमाग जो है वो सोच रहा है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें एंगर की या ओसीडी या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने उस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, जिसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते, सो जाते हैं। दिन में कई बार नैप्स लेते हैं, छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए, आधे एक एक घंटे के लिए सोते हैं। अब इससे एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि रात की जो आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, रात को आपको नींद नहीं आएगी जल्दी, बहुत देर देर तक बाद नींद आएगी, दिमाग सोचता रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जब सोने का टाइम है तब आप सो नहीं पा रहे हो, जब नहीं था तब आपने उस सिचुएशन से डील करने के लिए सो गए थे तब आप। तो होगा क्या, दिमाग जो है वो दौड़ता रहेगा उस टाइम भी जब आपको नींद आनी चाहिए। तो ज़्यादा सोने से आप थका हुआ भी महसूस करेंगे, एनर्जी भी नहीं लगेगी, मोटिवेशन, इंटरेस्ट में भी कमी आएगी, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर नहीं पा रहे, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सो जाते हैं। तो ये जो सोने की जो आदत डाल लेते हैं जब बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो ये भी एक अनहेल्दी तरीका है। एक और तरीका जो कि आपको सुनने में थोड़ा अनयूजुअल लगेगा, बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है इसको ध्यान देना, वो है दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा बात करना। ये अनहेल्दी तरीका होता है। होता क्या है, कई लोगों को जब बहुत स्ट्रेस होता है और उनके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो उनकी सुनता बहुत है, या तो वो अच्छा लिसनर है या दूसरे पर्सन के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हमें अगर स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, स्पेशली जिन लोगों के अंदर सोमैटिक सिम्टम्स की कंप्लेंट बहुत होती है, शरीर में फिजिकली बहुत सारे दर्द की कंप्लेंट्स होती हैं, सर दर्द होना, छाती में दर्द होना, पेट की प्रॉब्लम होना, गर्म हो जाना शरीर का या ठंडा हो जाना, ब्रेथलेस फील करना, तेज तेज सांस लेना, हार्ट बीट तेज हो जाना, या इस तरह की प्रॉब्लम जो सोमैटिक कंप्लेंट्स होती हैं, या कुछ ऐसे ओसीडी के या कुछ दूसरे ऐसे पेशेंट जिनमें एश्योरेंस सीकिंग वाला बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दूसरों से पूछ पूछ के दिलासा देते हैं खुद को कि सब ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा ना। किसी चीज़ की चिंता हो रही है, उसके बारे में बार बार सबसे पूछना, दूसरों का ओपिनियन लेना कि मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं सोच रही ना, सब ठीक है ना, सब ठीक ही होगा ना, आप एक बार बता दो सब ठीक होगा ना। तो दूसरों का राय बार बार लेना, दूसरों का ओपिनियन बार बार लेना, ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में दूसरों से बात कर रहे हैं तो रिलीव्ड फील करेंगे। वो रिलीव्ड हम फील नहीं करते, रिलैक्स, शांत फील नहीं करते, हम उल्टे अपनी इस आदत को ज़्यादा बनाने की वजह से हम हेल्दी तरीका नहीं ढूंढ पाते अपनी चिंताओं को दूर करने का। तो ज़्यादा पूछेंगे दूसरों से, दूसरे परेशान है, इरिटेट है, वो तो बात अलग है, वो तो हो ही रहे हैं। ऐसे में दूसरे हमें सॉल्यूशन देना भी बंद कर देते हैं, या तो वो हमें अवॉइड करेंगे या वो हमारी प्रॉब्लम को हल्का लेने लगेंगे। वो कहेंगे ये बस पूछती रहती है, बार बार बोलती रहती है, या बोलता रहता है, बार बार अपने को बीमार दिखाता रहता है, ऐसे ही बोलता रहता है, कुछ नहीं हुआ ऐसे, तो ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसे ही सोचता ज़्यादा है। अल्टीमेटली आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी या आपकी जो सोमैटिक कंप्लेंट्स हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा दूसरों से पूछोगे, दूसरे भी सॉल्यूशन लेस हो जाएंगे। वो भी सोचेंगे अब कितना बताएं, क्या क्या बताएं, बता तो चुके हैं, हो तो गया कि भैया तुम्हें कुछ नहीं है, तुम ठीक हो, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, देखो कुछ हुआ, बिगड़ा कुछ, लॉजिकल होने की कोशिश करते हैं, तुम तो चिंता कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। पर होता क्या है, इससे हम उसकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी को बहुत कम आंक लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं है इसको, बस ऐसी सोचती रहती है ज़्यादा, ऐसी सोचता रहता है ज़्यादा, ऐसी अपने बॉडी पे ज़्यादा फोकस करता रहता है, ठीक है टेस्ट वेस्ट करा लिया, मेडिकल कुछ नहीं निकला, ऐसी सोचती रहती है। तो इससे क्या होता है, ना ही हम स्ट्रेस दूर कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम एड्रेस नहीं कर पा रहे, एंग्जाइटी है, सोमैटिक कंप्लेंट्स हैं, क्या है हमें पता नहीं चल रहा, डॉक्टर के पास जा नहीं रहे, एक हेल्दी तरीका इस्तेमाल कर नहीं रहे, और दूसरों से बात कर करके दूसरों का भी स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, अपनी भी होप्स खत्म कर रहे हैं। धीरे 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 डिप्रेसिव फीलिंग्स बढ़ जाती हैं ऐसे में। तो दूसरों से बहुत ज़्यादा बात करना, या सिंपल अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में दूसरों को बस बताते जाना,
किसी पे गुस्सा आया, दूसरे पर फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। किसी के साथ हमारे को परेशानी हो रही है रिलेशनशिप में, दूसरे को बताते रहे। कोई ऐसा पर्सन पकड़ लिया जिसको बताए जा रहे हैं। शुरुआत में हमारे को गॉसिप करने में, अपनी बात को वेंट आउट करने में तो रिलीफ मिलेगा। बाद में हमें लगेगा कि सॉल्यूशन तो कुछ मिला नहीं, फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं। मेरे को जब स्ट्रेस होता है मैं दूसरों से बात कर लेती हूँ, बता देती हूँ। कोई मुझे चाहिए हमेशा जो मेरे को सुने, मेरी प्रॉब्लम को समझे, जाने, पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि दूसरे सॉल्यूशन नहीं देते। तब आप दूसरों को सॉल्यूशन लेस स्टेट में ले जाते हो, दूसरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो बेचारे सॉल्यूशन नहीं दे पाते। ऐसे में आपका स्ट्रेस अपनी जगह बना रहता है, सॉल्व नहीं होता। एक और तरीका जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो है ओवर स्पेंडिंग। शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कंपल्सिव शॉपर्स बन जाते हैं, या जिसे एक नाम दिया गया है कि वो अपनी शॉपिंग को थेरेपी की तरह यूज़ करते हैं, रिटेल थेरेपी, शॉपिंग थेरेपी। अब ये तो किसी तरह से हेल्पफुल नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा आपका। और जब आपको स्ट्रेस लगेगा, जब आपको लगेगा अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर जाना है, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत तनाव हो गया, बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा एकदम से डिप्रेसिव फील हो रहा है, चलो बाहर जाके शॉपिंग करके आते हैं, घूमेंगे फिरेंगे। हम घूमने फिरने नहीं जा रहे, सिर्फ हम घूमने फिरने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें शॉपिंग करनी है। क्योंकि दिमाग ने एक एसोसिएशन बना लिया है कि जब जब शॉपिंग होगी तब तक माइंड एक्साइटेड फील करेगा। जिन लोगों को बायपोलर, बॉर्डरलाइन टाइप की जो पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, या उनको कंडीशंस होती हैं, वो अक्सर शॉपिंग ज़्यादा करने को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इमोशंस के स्ट्रेस से बाहर निकलने का तरीका है शॉपिंग कराओ। पैसा तो कमा रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, या किसी और का घर में किसी और का पैसा है, शॉपिंग कराओ, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। काफ़ी देर तक उस चीज़ के खुशी में जो खरीदा है, मन रिलैक्स रह जाता है। तो इस तरह से हम अक्सर करते हैं, ये गलत स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक जो कॉमनली यूज़ की जाती है अनहेल्दी तरीके, वो होता है अवॉइड करना। मतलब अनहेल्दी तरीके से डिस्ट्रैक्शन कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करोगे? वीडियो गेम खेल लोगे। उधर से अवॉइड करके आपको लगा कि चलो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस आ रहा है या काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चलो वीडियो गेम खेल लेते हैं, पबजी खेल लिया या कोई और दूसरी गेम खेल ली। पर होगा क्या? वहां जाने से आप और ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे, वो एक तरीके का एस्केप हो जाएगा। तो जिसे हम आमतौर पे कहते हैं ना एस्केप बिहेवियर। प्रॉब्लम से भाग रहे हो, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, अब भाग रहे हो, दूसरे प्रॉब्लम को पकड़ रहे हो, तो एक नई एडिक्शन पकड़ लोगे। सोशल मीडिया का लोग यूज इसी तरह से करते हैं। प्रोकास्टिनेटर्स जो होते हैं, क्रोनिक प्रोकास्टिनेटर्स, मतलब टाल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जॉब में इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है, बस घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो मोबाइल के सामने, इंटरनेट, टीवी या लैपटॉप के सामने गुजारते हैं। वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो वो वेब सीरीज़ जो है वो एक तरह का एस्केप है, एक अनहेल्दी चीज़ से दूसरी अनहेल्दी चीज़ की तरफ चला जाना। मतलब स्ट्रेस आ रहा था, उसको तो रिजॉल्व किया नहीं, दूसरी जगह एक नई अनहेल्दी चीज़ अपने ऊपर लाद ली, एक और नई अनहेल्दी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली। वो क्या था? एक नया एडिक्शन का सोर्स। तो जैसे पहले मैंने अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया, उसी तरीके से ये भी जो सोशल मीडिया टाइप एडिक्शन होते हैं, ये भी इसी तरह से डल जाते हैं। या बाहर कहीं चले गए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कराए, घुमाए, हैंग आउट करने जा रहे हैं। वो हैंग आउट करने से शायद कई बार आप रिलैक्स नहीं करोगे, क्योंकि आपके मन में हमेशा ये है कि मैं उस चीज़ से भाग के ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़ना अभी, मुझे नहीं काम करना, मुझे घर पे नहीं रहना, घर पे बहुत स्ट्रेस आता है। तो हम क्या कर रहे हैं? टाइम किल कर रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा करना जिससे टाइम किल हो जाए, ये भी अनहेल्दी तरीका है। अब हम बात करेंगे हेल्दी इमोशन फोकस्ड स्किल्स के बारे में। पहले इमोशन फोकस्ड स्किल्स के बारे में, स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कुछ लिस्ट दूंगा आपको, उसके नाम पढ़ूंगा और कैसे कैसे हम इन स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप करते हैं तो उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और अलग अलग तरीके से ट्रायल एंड एरर करके, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा, कुछ शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म पर्पस पे हम इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो हमें हेल्प कर सकते हैं। कोई कोपिंग स्ट्रेटजी हेल्दी इमोशन वाली आपको एंगर को ओवरकम करने में हेल्प करेगी, कोई सैडनेस को ओवरकम करने में हेल्प करेगी, कोई एक स्ट्रेटजी है जो आपको एंजाइटी दूर करने में हेल्प करेगी। किसी का शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा तो किसी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। कोई आप हॉबी की तरह अडॉप्ट कर लोगे, तो कोई सिर्फ टाइम पास के लिए या थोड़ा टेम्परेरी पर्पस के लिए आप अडॉप्ट कर लोगे। अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो इनका। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी इमोशन या प्रॉब्लम फोकस, जब कोपिंग स्किल्स यूज की जाती हैं, स्पेशली इमोशन वाली जो यूज की जाती हैं, हेल्दी वाली की ही हम बात कर रहे हैं, उसमें अक्सर डिस्ट्रैक्शन के लिए कहा जाता है। डिस्ट्रैक्ट करो किसी और एक्टिविटी पे। डिस्ट्रैक्शन हेल्प जरूर करता है, और हर कोपिंग स्ट्रेटजी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन इन्वॉल्व करती है। आपको वहां से हटना है,
उस स्ट्रेसफुल, उस इमोशनली पेनफुल सिचुएशन से तो हटना ही है, उस डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट से तो हटना है आपको उस सिचुएशन के, जो अगर हावी हो गई इमोशन, रिएक्ट कर दिया तो और ज्यादा नया कलेश आप कर दोगे, और ज्यादा आप नया अपने को डिस्टर्ब कर दोगे। तो उससे तो हटना है। तो उससे हटने के लिए डिस्ट्रैक्शन तो इन करीब करीब सभी स्ट्रेटेजीज का पार्ट होता है। कभी कभी हम किसी किसी तरीके से अपनी इमोशन को शांत करने के लिए सिर्फ अपनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल कामनेस, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन पर फोकस करते हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे इमोशन को शांत करने पर आता है। पर कभी कभी हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं जिससे हम किसी और एक्टिविटी में डिस्ट्रैक्ट करके खुद को रिलैक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी हमारे लिए प्लेजरेबल है, अच्छा लगता है, लेजर एक्टिविटी की तरह है, मन शांत हो जाता है उसको करके, गुस्सा शांत हो जाता है। जब मन अच्छा लगेगा, उस काम में मन लग जाएगा, उसको करके मूड भी आपका बूस्ट हो जाएगा, तो आप माइंड से फ्री हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, और फिर अपनी उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर या तो बेटर वे में रिफ्लेक्ट कर पाओगे, या बाद में आप इतने फ्री हो जाओगे कि कम से कम सही सॉल्यूशन पर इंप्लीमेंट कर सको कुछ आप अपना कोई बिहेवियर या कोई भी एक्टिविटी या स्ट्रेटजी। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इन स्ट्रेटजीज को डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज करेंगे और ये हमें हेल्प करेंगी, कभी कभी ये डिस्ट्रैक्शन के तौर पे हमें हेल्प नहीं करेंगी। तो होगा क्या, उन ऐसी सिचुएशंस में हमें कभी कभी डायरेक्टली इमोशंस को फेस करना पड़ता है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करना भी कभी कभी जरूरी होगा, सैडनेस फील हो रही है तो सैड होना जरूरी होगा। ये भी जरूरी एस्पेक्ट है इमोशन फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज पे जब हम वर्क करते हैं। उसमें ये जरूर होता है, हमें ध्यान देने की चीज होती है कि जब आप कोई भी स्किल स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं, स्किल तो डेवलप करना है, स्ट्रेटजी को आप यूज करते हैं, मैं बार बार स्किल स्ट्रेटजी साथ साथ यूज कर रहा हूं, बट स्किल इज लाइक व्हेन यू डेवलप सम काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज और सम काइंड ऑफ हैबिट इन दैट, जिससे कि आप जल्दी जल्दी उसमें स्विच करके अपने को रिलीफ दे पाओ। तो स्किल हम तब बात करते हैं। स्ट्रेटजी मतलब ये तरीका है, एक टैक्टिक, एक तरीका, एक स्ट्रेटजी। तो कोई स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म होगी, वो शायद हो सकता है आपकी कोई बहुत बड़ी स्किल ना बने, पर कुछ चीजें आपकी स्किल का पार्ट बन जाएंगी। आप इतने स्किल्ड हो जाओगे कि मतलब धीरे 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 आप अपनी इमोशंस को रिजॉल्व करना इतना आसान हो जाएगा कि आप कहोगे कि आई एम स्किल्ड इन मैनेजिंग माई इमोशंस। मैं अपनी इमोशंस को मैनेज करने में बहुत स्किल्ड हूं, मतलब मैं अब उसमें क्षमता रखता हूं या रखती हूं। तो जैसे कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे एक बहुत कॉमनली जो सिचुएशन देखी जाती है, किसी की फैमिली में डेथ हो गई, अब ग्रीफ होगा, शोक मनाएगा मन, रोएगा, उस पर्सन की याद में बार बार रोएगा, उसकी यादों के बीच रहने का मन करेगा। अब ऐसे में ये कहा जाए कि रोवो मत, खुश रखो खुद को, डिस्ट्रैक्ट करो, जो होना था हो गया, लोग आते हैं दुनिया में, लोग चले जाते हैं। ये सुनने के लिए ठीक है, बट ये वर्क करेगा? नहीं कर सकता वर्क। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपके लिए रोना, आपको उस पर्सन को याद करना जरूरी है, तभी आप उस स्ट्रेस को, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाओगे। आपको उस पर्सन की डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए रोना जरूरी है, पर एक सेफ तरीका भी हो जिससे कि हम अपने को और ज्यादा डिस्टर्ब होने से रोक सकें। ये आपका इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटजी में आएगा। तो रोना जरूरी है, बट साथ ही साथ एक हेल्दी आउटलेट भी जरूरी है, जिससे कि आप सारा वक्त केवल उस पर्सन को याद कर करके अपने को डिप्रेशन में ना ले जाओ, आइसोलेट ना कर लो। तो कुछ ऐसे और बिहेवियर आपका दिखाने का मन करेगा। आप ना ही सिर्फ रोवोगे, आपका मन करेगा आपको खाना नहीं खाना, आपको किसी से बात नहीं करनी, मुझे जॉब पे नहीं जाना, काम पे नहीं जाना, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी हाइजीन पर, अपने सेल्फ केयर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो अनहेल्दी चीजें अडॉप्ट कर ली ना। तो रोना तो जरूरी था, बट रोने के साथ साथ आपने काफी अपनी हेल्थ को बिगाड़ लिया, मतलब डिप्रेशन में जा सकते हो। तो उस केस में ग्रीफ के साथ साथ उससे बाहर निकलना, ग्रीफ को रिजॉल्व करना भी तो जरूरी है। तो वहां पर हमारे को दोनों का इस्तेमाल करना होगा। इमोशंस को फेस भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, गुजर रहे हैं इमोशनल एक्सपीरियंस से, साथ साथ हेल्दी इमोशनल फोकस स्ट्रेटेजी भी यूज कर रहे हैं। ये दो चीजें आ जाएंगी उस केस में, ठीक है। तो अब यहां पर आपके सामने एक लिस्ट आएगी, आप देखिए कि कैसे कौन कौन सी, ये लिस्ट पे जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज दी हैं, बहुत सारे इसमें स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं स्ट्रेसफुल डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने में और अपने को काम डाउन रिलैक्स करने में। तो जैसे देखिए, पहले आ गया क्लीन द हाउस, हाउस क्लीन करो, थोड़े बहुत अपने घर के काम है उनको मैनेज करो, कलरिंग करो, पेंटिंग करो, आप किसी तरह से ड्राइंग स्केचिंग कर सकते हो अगर आपको वो शौक है करने का। आप एक मील बना सकते हो, सिंपल है, गुस्सा आ रहा है सिचुएशन में, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, नहीं हैंडल कर सकते, चलो जाके कुछ अपना खाना बनाओ, अपना मसाले वसाले सब्जियां में अपना टाइम स्पेंड करो, अपना माइंड चलाओ और अपना को फ्री कर दो। योगा एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने बात की, ये तो सबसे कॉमन तरीके हैं, मेडिटेशन, योगा करना।
और चाय कॉफ़ी पी सकते हो, सिंपल कुछ ऐसा बेवरेज पी सकते हो जैसे कि ये मैंने बताया, या कुछ कभी कभी कोल्ड ड्रिंक हेल्प कर जाएगा या जूस हेल्प कर जाएगा। आप गार्डनिंग कर सकते हो, पेड़ पौधों में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो अगर घर में कुछ ऐसा है माहौल तो, या नई अडॉप्ट भी कर सकते हो ये चीज़ें। थोड़ा सा वॉकिंग पे जा सकते हो, बाहर टहल सकते हो, बालकनी में, छत पे, बाहर पार्क में कहीं टहलने जा सकते हो। अपनी किसी हॉबी में इन्वॉल्व हो सकते हो, जैसे मैंने ड्राइंग पेंटिंग की बात की, डांसिंग कर सकते हो। काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बताते हैं कि वो डांसिंग और पेंटिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्पेशली लड़कियों में मैंने देखा है वो अक्सर यूज़ करती हैं, डांस करती हैं। तो डांस करने से आप स्ट्रेस रिलीज करते हो, फिजिकली थक जाते हो, उसमें भी आपकी कोपिंग हो जाती है। म्यूज़िक सुनते हो, जो सबसे कॉमन है, ईयरफोन लगाए सुन लिया म्यूज़िक और हो गए रिलैक्स। ऐसी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हो जैसे कि पुराने कुछ हैप्पी मोमेंट्स पिछले वीक में, या कल कल के, या आज कल के, परसों के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, अच्छा किया, या आप क्या अच्छा करना चाहते हो आगे आने वाले एक हफ्ते, 2 हफ्ते में या महीने में, वो आप लिख सकते हो, उसको रिकॉल कर सकते हो, उसकी प्लानिंग कर सकते हो, उसकी प्लानिंग में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। किन चीज़ों के लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो, कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप शुक्रिया, धन्यवाद करते हो अपने लिए, भगवान का, लाइफ का, उन पर फोकस कर सकते हो। पुरानी चीज़ों की जो यादें हैं फ़ोटोज़ की फॉर्म में, एल्बम्स और पुरानी वीडियोस, कुछ वो देख सकते हो आप। कोई लैंडस्केप है जिसको आप या तो कुछ वीडियोस में, फ़ोटोज़ में वो देख सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा एनिमल या नेचर के साथ रहना पसंद है तो आप एनिमल्स यानी कि पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बाहर के जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको खाना खिला सकते हो। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, बाहर पार्क में जा सकते हो, या यूट्यूब वीडियो के थ्रू भी लोग जो है थोड़ा नेचर का एक व्यू ले लेते हैं। अगर आपके पास वो 3D ग्लासेस हैं या आपके पास वर्चुअल रियलिटी का एक डिवाइस है तो आप उसके थ्रू बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस ले सकते हो, वर्चुअल एक्सपीरियंस ले सकते हो किसी नेचुरल ब्यूटी का। आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, उसके बारे में सोच सकते हो। कोई गेम खेल सकते हो, कोई ऐसी बोर्ड गेम हो सकती है, कार्ड गेम हो सकती है, या कभी कभी वीडियो गेम भी बहुत हेल्प कर सकता है। पर वो सिर्फ कोपिंग के लिए यूज कर रहे हैं आप, ये नहीं कि आप उसके अंदर डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी प्रॉब्लम से हट रहे हैं, वो सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। प्रेयर कर सकते हो, भगवान का कुछ पाठ कर सकते हो, या किसी तरीके से आप किसी रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो, किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हो, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जा सकते हो। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि आप किताब पढ़ सकते हो, कोई फिक्शन, नॉन फिक्शन, टेक्स्ट बुक जो आपको पसंद हो, नॉवेल जैसा भी। आप अपने साथ एक स्ट्रेस बॉल रख सकते हो, ये आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है इजीली। स्ट्रेस बॉल्स होती हैं, हम स्ट्रेस बॉल्स अपने पास रखते हैं, वो उसको ज़्यादा, वो आपके कुशन फॉर्म की भी हो सकती है, आप कुशन के फॉर्म में भी आप अपने पास जो इमोजी स्माइलीज वाले होते हैं वो आप रख सकते हो। नहा सकते हो, थोड़ा सा अपनी ड्रेसिंग कर सकते हो, ग्रूमिंग कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। थोड़ी देर के लिए आप चाहो तो यूट्यूब पे या किसी और जगह जाके, प्लेटफॉर्म पे जाके आप फनी वीडियोस देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट ओनली फॉर कोपिंग, मतलब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए। ये नहीं कि बस उस पर डिस्ट्रैक्ट करके खुद चले गए, जैसे मैंने पहले बताया था, अनहेल्दी तरीका होता है, हम बिल्कुल एस्केप करने की भी कोशिश करते हैं। या जो एक आजकल काफ़ी कॉमन स्ट्रेटजी सजेस्ट की जाती है, जर्नलिंग कर सकते हो, लिख सकते हो अपने डेली एक्सपीरियंसेस के बारे में। कोई भी प्रॉब्लम्स आपको बॉदर कर रही हैं उसके बारे में लिख लो, अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लो, प्रॉब्लम के बारे में पॉसिबल सॉल्यूशन सोच लो, किसी तरह से आप जो है रिफ्लेक्ट करो उस सिचुएशन के बारे में, एनालाइज करो, उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करो, या सिंपल अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करके जर्नलिंग कर लो। तो ये कुछ ऐसी कॉमन ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को पढ़ाना, या कोई भी एजुकेशनल मटेरियल रीड करना, स्टडी करना, या उसके बारे में वीडियोस देखना, पॉडकास्ट सुन सकते हो आप, मूवी और वेब सीरीज तो आप ऑब्वियसली वो भी एक कोपिंग स्ट्रेटजी में आ सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको रिलैक्स करे, जैसे मैंने बताया था, कुछ हॉबी में टाइम स्पेंड कर सकते हो, म्यूज़िक, सिंगिंग, या कुछ भी खेलने की, या स्पोर्ट्स में थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हो। कई सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो कोप करने के लिए, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हो, तो उस केस में आपके लिए बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प करेंगी, जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी जो आपको ज़्यादा डीपली रिजॉल्व करे या रिलीव करे आपको, आपकी उस स्ट्रेस को, एंजाइटी को। नेक्स्ट हम आते हैं, बात करेंगे प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्किल्स के बारे में, जो हेल्दी हैं वो कौन सी हो सकती हैं। किसी किसी में तो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में हमें सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, टॉक्सिक, अनहेल्दी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसे छोड़ना भी ज़रूरी हो सकता है।
किसी किसी केस में आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना ज़रूरी हो सकता है, कुछ डिफरेंट बिहेवियर इंप्लीमेंट करना है। और किसी किसी सिचुएशन में आपको एक प्लान बनाना पड़ सकता है, एक ऐसा हेल्दी इम्प्लीमेंटेबल प्लान जो कि फ्यूचर में आप जिस पर वर्कआउट करोगे तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, रिजॉल्व करेगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आपका वर्क पे कोई ऐसा इशू है जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इवेल्युएट किया गया है, तो आप अपने सीनियर, अपने बॉस के साथ बात कर सकते हो कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। तो फ्यूचर के लिए कोई प्लान बना सकते हो आप। तो कभी कभी तो ये चेंजेस जो हैं ये आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। जॉब छोड़ देना, रिलेशनशिप्स को छोड़ देना, किसी किसी केस में ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि शायद ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको बदलने से आपकी लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रेस, बहुत बड़ी सरदर्दी आपकी रिजॉल्व हो जाए। और किसी किसी सिचुएशन में सिर्फ एक बिहेवियर जो कि मे बी एक हफ्ते के लिए या एक दिन के लिए आपको सिर्फ हेल्प करे, और किसी किसी सिचुएशन में आपको लॉन्ग टर्म में जाके आपके अंदर जो प्लान्स बना रहे हो उसको आपको फ्यूचर में ग्रोथ का आपका पर्सपेक्टिव रख के आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कोप कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे सिंपल, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी प्रोफेशनल से बात कर लेना प्रॉब्लम के बारे में। कई बार हमें लगता है कि हम प्रॉब्लम को डील करने के लिए सिर्फ एक टिप्स या कुछ सॉल्यूशंस चाहिए, बट कभी कभी हम बहुत डीपर प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं जिसका हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं होता, कोई अवेयरनेस नहीं होती। जैसे अक्सर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के केसेस में ये देखा जाता है कि कोई पर्सन जो डील कर रहा है किसी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट से, लगता है कि शायद इस सिचुएशन में अभी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो चलो एक साइकोलॉजी से सिर्फ इस सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं, या अपने किसी फ्रेंड से करते हैं, हम ये भी सोचेंगे। बट कई बार हम उस प्रॉब्लम की रिपीटिशन से सफ़र कर रहे होते हैं। मतलब हमारी लाइफ में कई बार हालात बदल जाते हैं बट हम सेम प्रॉब्लम बार बार फेस कर रहे हैं। उस केस में हमें इस बात की अवेयरनेस चाहिए कि क्या ऐसा रीज़न है जिस वजह से शायद डीप डाउन मेरे अंदर ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या आदतें हैं, क्या ऐसे पैटर्न्स हैं अनहेल्दी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम रिपीट होती है। तो उस केस में कई बार हम सिर्फ प्रॉब्लम फोकस्ड होकर भी अगर किसी से बात करेंगे तो हमें कुछ डीपर एस्पेक्ट्स, डीपर इश्यूज अपने बारे में शायद रिवील हो जाएंगे, हमें पता चलेंगे, जिनको हम लॉन्ग टर्म थेरेपी के थ्रू भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में लॉन्ग टर्म थेरेपी ही हेल्पफुल होती है, कुछ कुछ केसेस में शॉर्ट टर्म थेरेपीज भी हेल्पफुल होती हैं, पर मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो शॉर्ट टर्म आउटकम्स हैं वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते, क्योंकि वो अगेन एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ही हमारे लिए लेके आते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि हम एक टू डू लिस्ट बनाएं जिसके ऊपर हमें वर्क करना है, क्योंकि कई बार हम थोड़े इतने कैपेबल होते हैं, इतना हमारा सेल्फ रेगुलेशन होता है कि हम टू डू लिस्ट बनाएंगे और फिर उस पर वर्क कर पाएंगे। पर ज़्यादातर हम में से सफ़र इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम अपनी जो टू डू लिस्ट होती है, वॉच लिस्ट होती है, या जो भी हमने ऐसी लिस्ट बनाई हुई है उन पर वर्क नहीं कर पाते। तब हम शायद किसी एक डीपर सेल्फ रेगुलेशन इशू से गुजर रहे हैं जिसको हमें हील करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है बात कर लेना अपने फैमिली मेंबर से। जिस भी पर्सन के साथ प्रॉब्लम है बात कर लो, जो कि बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है। पर किसी किसी केस में अगर हमारे फैमिली में कोई या अपनी रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन है जिससे बात करके भी फायदा नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, दूसरा वो अपनी कर रहा है, हमने एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार मौका दिया उसको बोलने का, उसकी बात सुनने का, अपनी बात कहने का, फायदा नहीं हुआ, तब उस केस में हमें अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी होगी? नेक्स्ट ये होगा कि रिलेशनशिप से निकल लो, छोड़ दो उस रिलेशन को। अगर बहुत टॉक्सिक है, बहुत फायदा नहीं है उस रिलेशन में रहने का, मैनिपुलेशंस हो रही हैं, एक तरह की जिद, आर्ग्यूमेंटेशन, डिफेंसिवनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, रोज़मर्रा की लाइफ में सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, तो एक अच्छा हेल्दी सॉल्यूशन क्या होगा? रिलेशनशिप से निकल जाए, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करें। क्या हमारे लिए सही गलत है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशनशिप्स छोड़ना ज़रूरी हो जाता है लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे। मतलब कि हम जितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है रिलेशन में रहना, कभी कभी रिलेशन को तोड़ना भी उतना ही ज़रूरी हो सकता है। जैसे कि खासकर कोई टॉक्सिक रिलेशंस या टॉक्सिक वर्क सिचुएशन, तो उस वर्क सिचुएशन को छोड़ना भी, जॉब या कोई भी ऐसा बिजनेस या कुछ भी ऐसा, कुछ पार्टनरशिप जिसमें हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसको छोड़ना ज़रूरी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है वॉक अवे। सिंपल उस सिचुएशन से टेम्परेरीली निकल लो, उस सिचुएशन से ज़्यादा डील मत करो। उस सिचुएशन में अपने को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उस सिचुएशन में पड़े रहेंगे,
तो सिचुएशन को अवॉइड करना कई बार हेल्पफुल हो सकता है, निकल जाना उधर से हेल्पफुल हो सकता है। अगर स्लीप या कुछ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उनको मैनेज करना, अपने अंदर जो अपनी जो रूटीन है उसको मैनेज करना, और कभी कभी हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना, मतलब अगर सोशल मीडिया या वेब सीरीज या कोई और चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं उसको मैनेज करना। तो कभी कभी सिंपल टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव रूटीन या अपना वर्क शेड्यूल मैनेजमेंट से भी हम अपना डे टू डे लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच है जिससे हम स्ट्रेस को, एंग्जाइटी या सैडनेस को डील करना सीखते हैं। तो कुछ सोशल एस्पेक्ट हुए, कुछ अपने पर्सनल एस्पेक्ट हुए जिस पर हमें वर्क करना है, कुछ हमारे एनवायरमेंटल चेंज लाना जरूरी है, और किसी किसी सिचुएशन में हमें सिर्फ अपनी इमोशन या अपनी एक्टिविटीज पर, अपने टास्क पर वर्क करना जरूरी है। ज़्यादातर जब हम थेरेपी में रहते हैं या थेरेपी में सॉल्यूशन लेने की नीयत से जाते हैं तब हम प्रॉब्लम फोकस चीज़ों पर फोकस करते हैं, मतलब तब हमें लगता है यही थेरेपी होता है, यही काउंसलिंग होता है। ऐसा नहीं है। इमोशन फोकस की जो मैंने बात की, प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज की जो बात की, सबका मिश्रण, सबका कलेक्शन हमारे को अक्सर अपनी प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से बाहर निकालने में, डिस्ट्रेस को टॉलरेट करने में हेल्प करता है, ताकि हम धीरे 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 इनमें स्किल्ड होते जाएं स्ट्रेटजीज में, और हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो के नीचे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और यूज़फुल वीडियोस की मैं आपको जानकारी दे पाऊँ और ऐसा कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ। धन्यवाद।